जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले हमने आपको थोड़ा बता दिया था बजट के जो भी दोस्तों बजट के एलिमेंट्स थे उनके बारे में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था, जिसमें हमने बजट के कुछ एलिमेंट्स बताए थे जो आपके दो होते हैं। एक तो आपका सार्वजनिक आय होता है, एक सार्वजनिक व्यय होता है। और दोस्तों इनके भी कुछ दो प्रकार होते हैं। सार्वजनिक आय भी आपकी इसके अंदर भी दो चीज़ें आती हैं। एक आपका राजस्व आय आता है, एक आपका पूंजीगत आय आता है। और आपके सार्वजनिक व्यय के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं। एक आपका राजस्व व्यय कहते हैं और एक आपका पूंजीगत व्यय है। ये आपके मैंने बजट के एलिमेंट बताए थे और कुछ मैंने आपको बताया था घाटे के बारे में। अब घाटे के बारे में मैंने थोड़ा आपको बता दिया था। घाटा दोस्तों कब लगता है, जब मैंने बताया था कि जब आपका व्यय ज़्यादा होता है। जब दोस्तों आपका व्यय ज़्यादा हो जाता है और आपका आय कम हो तो आपको घाटा लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था व्यय हमारा 800 है और हमारी आय जो है वो 500 रुपये है, तो हमें जो घाटा लगेगा वो आपका 300 का लग जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको घाटे के बारे में बताया था। एक्चुअली में दोस्तों जब हमारी आय और व्यय दोनों जब बराबर होते हैं, जब हमारी आय और आपकी और व्यय दोनों जब बराबर होते हैं तो वो आपका संतुलित बजट होता है। यानी कि बजट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि बजट आपका संतुलित रहता है। और यहीं पर अगर दोस्तों आपकी आय अगर ज़्यादा हो जाए और आपका व्यय कम है, तो यहाँ पर हमारा अतिरिक्त बजट यानी कि सरप्लस, जिसे हम बजट कहते हैं, अतिरिक्त बजट जो कि हमें विकसित देशों में देखने को मिलता है। तो ये आपका इस तरीके का बजट हो जाता है जहाँ पर आय ज़्यादा होती है और व्यय कम होता है। और दोस्तों जब हम बजट में जब घाटा कैसे लगता है वो भी मैंने आपको बताया था कि जब हमारा व्यय ज़्यादा हो जाता है और आपका, यानी कि आप घाटे की बात करें तो जब हमारा व्यय ज़्यादा हो जाए और आय कम हो तो हमें घाटा देखने को मिलता है। अब दोस्तों अब घाटों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अगर घाटे के बारे में बात करें तो पहला हमारा जो घाटा है वो आपका बजट घाटा है। यानी कि हमारा जो बजट बनाया जाता है, मैंने आपको बजट के बारे में बताया था कि जो सरकार का 1 साल के अंदर का जो लेन-देन होता है उसका लेखा-जोखा ही आपका बजट कहलाता है। अब बजट के अंदर जब भी दोस्तों व्यय ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारी आय से जब व्यय ज़्यादा हो जाता है तो हमें घाटा देखने को मिलता है। तो यहीं हमारे बजट में जो घाटा देखने को मिलता है तो दोस्तों इसका जो फ़ॉर्मूला आप देख सकते हो कि कुल व्यय में से जब हमारी कुल आय जाती है तो हमें बजट घाटा देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कुल व्यय। मैंने आपको व्यय के बारे में बता दिया था। व्यय हमारी भी दोस्तों 2 तरीके की होती है, मैंने आपको बताया था। ये व्यय हो गया और ये हमारी आय। अब दोस्तों व्यय के बारे में मैंने आपको बताया था, 2 इसमें 2 चीज़ें आती हैं व्यय के बारे में। सबसे पहले व्यय में मैंने आपको ये बताया था कि एक तो आपका व्यय होता है, अ, एक आप देख सकते हो, एक तो आपका राजस्व व्यय होता है। एक राजस्व व्यय होता है और एक आपका दोस्तों पूंजीगत व्यय होता है। और यहीं अगर हम आय की बात करें तो दोस्तों आय हमारा क्या होता है, एक राजस्व आय होता है और एक आपका पूंजीगत आय होता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ डिटेल के साथ बताए थे। राजस्व व्यय क्या होता है, जब सरकार हमारी पेंस अब राजस्व व्यय में जैसे दोस्तों सरकार हमारी पेंशनों पर या आपके पेंशनों पर जो खर्चा करती है और इस तरीके की राजस्व व्यय होता है। और पूंजीगत व्यय के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब सरकार कहीं किसी चीज़ का निर्माण करवाती है, जैसे चाहे आपका पार्क हो गया, रोड हो गया, इस तरीके के आपके पूंजीगत व्यय होते हैं। और राजस्व आय के बारे में मैंने आपको बताया था, जहाँ से हमें टैक्स से जो रुपया सरकार कमाती है वो आपका राजस्व आय हो जाता है। और पूंजीगत आय के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अब प्राइवेटाइजेशन होता है, यानी कि चीज़ों को सरकार बेचने लगती है तो वहाँ से हमें आय प्राप्त होती है। तो यहीं से दोस्तों आप देख सकते हो कि जब हमारी कुल व्यय, ये हमारा व्यय है, जब हमारा कुल व्यय इन सभी का जो व्यय हुआ है दोस्तों, जब हमारा कुल व्यय
जब कुल आय से जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हमें वहाँ पर बजट घाटा देखने को मिलता है। तो मान के चलो हमारा कुल व्यय हो गया 800 रुपये, कुल व्यय हमारा 800 रुपये हो गया और हमारी आय है मात्र 500 रुपये। तो हमें कहीं न कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमें 300 रुपये का घाटा लगा है। यहाँ पर ये 300 रुपये का हमें घाटा हुआ है। तो यही दोस्तों हमारे बजट में जो घाटा देखने को मिलेगा वो आपका 300 रुपये का घाटा देखने को मिलेगा। तो यही आपका बजट कहलाता है, यानी कि कुल व्यय का, यानी कि इन इन सब पर जो सरकार ने व्यय किया है इसका कुल व्यय, और इस पे सरकार की जो इनकम आई है, जो यहाँ से जो रुपए कमाए गए हैं, अगर इससे जब ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर हमको बजट घाटा देखने को मिलता है। अब इसके भी अंदर दोस्तों, जब इसके अंदर भी हमें राजस्व घाटा भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि बजट आपका 2 चीज़ों से बना होता है। एक तो आपका राजस्व से और एक आपका पूंजीगत से। तो यहाँ पर हमें राजस्व घाटा भी देखने को मिलेंगे और पूंजीगत घाटा भी देखने को मिलेंगे। अगर हम दोस्तों राजस्व घाटे के बारे में बात करें, अब अगर हम दोस्तों राजस्व घाटे के बारे में बात करते हैं, ये हमारा राजस्व घाटा हो गया। राजस्व घाटे के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सरकार का जो राजस्व व्यय होता है और राजस्व आय, जब सरकार का राजस्व व्यय, यानी कि जब राजस्व व्यय व्यय आपका राजस्व आय से जब ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे हमें राजस्व घाटा देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो सरकार का जो राजस्व व्यय में से अगर हम राजस्व आय को घटा देते हैं तो हमें राजस्व घाटा देखने को मिलता है। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं राजस्व जो आय होती है आपकी, ये राजस्व व्यय मैंने आपको बता दिया था राजस्व व्यय क्या क्या होता है। जहाँ पर सरकार, अब राजस्व व्यय में सरकार आपका पेंशनों पर खर्च करती है, राजस्व व्यय होता है। और जैसे सरकार जब ज़्यादा अपना खर्चा ज़्यादा कर देती है अपने व्यय आय से, तो वहाँ पर हमें राजस्व घाटा देखने को मिलता है। और राजस्व आय क्या होता है, और राजस्व आय मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो सरकार टैक्स फैक्स वगैरह से जो भी आय प्राप्त होती है उनसे ज़्यादा जब खर्च कर देती है दोस्तों, तो वहाँ पे हमें राजस्व घाटा देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो पूंजीगत घाटा भी देखने को मिलता है। पूंजीगत घाटा कब ज़्यादा होता है, जब दोस्तों पूंजीगत व्यय ज़्यादा हो जाता है। पूंजीगत व्यय जब दोस्तों पूंजीगत व्यय में से जब पूंजीगत आय घटाते हैं तो हमें पूंजीगत घाटा देखने को मिलता है। यानी कि आप कह सकते हो, जैसे मेरी इनकम, मान के चलो मेरी इनकम है, आप आय है मात्र 500 रुपये और खर्चा हो गया हमारा 800 रुपये, खर्चा 800 रुपये हो गया। तो यहाँ पर जो हमें ये जो यहाँ पर जो अंतर है वो 300 रुपये जो है, 300 रुपये का हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमारा 300 रुपये ही घाटा हो जाएगा। तो ये 300 रुपये ही आपका पूंजीगत घाटा होता है। जब पूंजीगत व्यय जब आपकी पूंजीगत आय से ज़्यादा खर्च हो जाती है तो हमें वहाँ घाटा देखने को मिलता है। यानी पूंजीगत व्यय में से जब हम पूंजीगत आय निकाल देते हैं तो हमें पूंजीगत घाटा देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। हालांकि मैंने आपको सभी बता दिए, राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व आय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत आय क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल के साथ इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं वो भी मैंने बता दिए। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा घाटा है वो आपका राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा के बारे में बात करते हैं तो यह खर्च पूरा करने के लिए सरकार रुपयों को उधार लेती है। यानी कि सरकार जो ऋण है उसको उधार की आवश्यकता होती है अपने खर्चा को पूरा करने के लिए, सरकार यहाँ पर रुपए उधार लेती है, उसी को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे मैंने यहीं पर ये वाला एग्जांपल जो दिया था वो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि मान के चलो सरकार की आय 500 रुपये है और उसका खर्चा जो है वो आपका 800 रुपये है, और यहाँ पर जो घाटा देखने को मिल रहा है वो 300 रुपये है। यानी कि यहाँ पर 300 रुपये की अब सरकार को ज़रूरत पड़ेगी। अब इन 300 रुपयों को ही जब सरकार को ज़रूरत पड़ेगी तो इन 300 रुपये का सरकार लोन लेगी, सरकार इन 300 रुपये का लोन लेगी। तो यही चीज़ बताता है आपका राजकोषीय घाटा कि सरकार को कितने पैसे की ज़रूरत है। तो जितने पैसे की सरकार को ज़रूरत होती है उतने पैसे को सरकार उधार लेती है, यानी कि ऋण लेती है। तो वही आपका राजकोषीय घाटा होता है। अब मैं इसको दोस्तों फॉर्मूले में बता देता हूँ कि जब वो कुल व्यय में से जब कुल आय निकाल देते हैं और आपका ऋण को छोड़कर जो सरकार ने लोन लिए हैं, क्योंकि लोन भी एक तरीके की दोस्तों संपत्ति होती है, तो इसको छोड़ दिया जाता है। तो इसको छोड़कर आप कुल व्यय में से कुल आय जब निकाल दोगे तो हमें राजकोषीय घाटा देखने को मिलता है।
और राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करते हैं, तो ये राजकोषीय घाटा एक तरीके का दोस्तों आप कह सकते हो कि यहाँ पर सरकार को अपने जो भी खर्चे हो जाते हैं, एक्स्ट्रा जो भी खर्चे हो रहे हैं, जैसे ये आपका यहाँ 300 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, इसको पूरा करने के लिए सरकार कहीं से भी किसी से भी ऋण यानी कि पैसों को उधार लेती है, यानी कि पैसों की उसको आवश्यकता होती है सरकार को। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। यहीं पर वही है दोस्तों, जो सरकार का जो कुल व्यय, यानी कि जो यानी कि आप समझ सकते हो, जब व्यय ज़्यादा होगा तभी सरकार को घाटा होगा। तो इस कुल व्यय में से जब सरकार की कुल आय को घटा दिया जाता है और ऋण को छोड़कर, तो हमें जो प्राप्त होता है वो आपका राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। ऋण जो हमने लिया होता है, क्योंकि उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि वो भी एक तरीके की संपत्ति होती है, एक तरीके की सरकार की आय होती है, तो इसको नहीं इसमें जोड़ा जाता है। बाकी का इनको सरकारी कुल आय को जोड़ लेते हैं। चाहे आपकी कुल आय के अंदर चाहे आपका राजस्व आय हो, चाहे पूंजीगत आय हो, इसके दोनों दोनों टर्म को, दोनों चीज़ों को जोड़ लिया जाता है। और फिर खर्चे को भी, इसके भी कुल व्यय यानी कि राजस्व व्यय और आपके पूंजीगत व्यय, इनको भी जोड़ने के बाद तब कह सकते हो कि जब कुल व्यय जब हमारा ज़्यादा हो जाएगा और कुल आय से, तो हमें वहाँ पर घाटा देखने को मिलता है। तो वहाँ कुल व्यय में से जब कुल आय को निकाल देते हैं, तो वो आपका राजकोषीय घाटा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, जब राजकोषीय जो घाटा होता है, अगर ये बढ़ रहा होता है, तो कहीं ना कहीं ये हमें दोस्तों गलत संकेत संकेत देखने को मिलता है। अगर राजकोषीय घाटा आपका बढ़ रहा है, तो कह सकते हो कि सरकार सरकार को ज़्यादा पैसे उधार ले रही है, यानी कि सरकार जो है वो अधिक ऋण उधार ले रही है। जब राजकोषीय घाटा आपका बढ़ रहा है, तो सरकार वहाँ पर सरकार को सबसे ज़्यादा ऋण ले रही है। यानी आप कह सकते हो, जो आपका राजकोषीय घाटा है, अगर ये राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, तो सरकार को ज़्यादा ऋण चाहिए। और सरकार की कहने का मतलब, सरकार की जितनी आमदनी है, यानी कि जितनी आय है, उससे ज़्यादा सरकार अपने पैसा जो है जनताओं पर खर्च कर रही है। यानी कि सरकार की जो आय है, इससे ज़्यादा सरकार अपनी जनता पर व्यय कर रही है, इसलिए ये राजकोषीय घाटा देखने को मिलता है। क्योंकि सरकार का जब राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है, तो सरकार को अधिक ऋण लेती है, और ऋण जो भी लेती है वो जनता के लिए लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको राजकोषीय घाटा देखने को मिलता है। आप देख सकते हो कि राजकोषीय घाटा आपको जब कभी भी बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो आप समझ सकते हो कि सरकार को वहाँ पर ज़्यादा रुपए उधार ले रही है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, एक और घाटा होता है, जो कि आपका प्राथमिक घाटा है। प्राथमिक घाटा को प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा कहते हैं। अब ये क्या होता है दोस्तों, प्राइमरी घाटा के बारे में बात करते हैं, तो प्राइमरी घाटे में क्या होता है कि यहाँ पर सरकार ने जो पहले से भी जो लोन ले रखा होता है, उसकी सरकार ने, मान के चलो, कहीं से भी, किसी भी बैंक से, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, चाहे आरबीआई हो गया, चाहे कोई सी बैंक हो गई हो, वहाँ से जब सरकार जो भी लोन लेती है, जो ऋण लेती है, तो उसका ब्याज भुगतान करती है। तो उस ब्याज भुगतान को ही राजकोषीय घाटा में से घटा दिया जाता है, और उसी को ही हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। यानी कि राजकोषीय घाटा में से अगर हम ब्याज को निकाल देते हैं, जो कि पुराने कर्जे पर आपका ब्याज देनी होती है, सरकार जो पुराने कर्जे पर जो ब्याज दे रही होती है, उस ब्याज को हम राजकोषीय घाटे में से निकाल दें, तो वो आपका बचा हुआ प्राथमिक घाटा होता है। मान के चलो दोस्तों, मैंने आपको बताया था 500 आय है, खर्चा 800 रुपये है, और यहाँ पर जो हमारा राजकोषीय घाटा देखने को मिला, यानी कि राजकोषीय घाटा क्या होता है कि सरकार को जब अपने खर्चे को पूरा करने के लिए जितने रुपए का ऋण लेना होता है, यानी कि उधार लेना होता है, वो आपका राजकोषीय घाटा आपका 300 है। और मान के चलो, यहाँ पे सरकार ने पहले से ही 1000 रुपये ले रखे हैं, और इस पर ब्याज दे रही है, मान के चलो 100 रुपये। इसका सरकार 100 रुपये ब्याज दे रही है, तो इस राजकोषीय घाटा में से अगर हम 100 रुपये निकाल देंगे, तो हमें जो बाकी का जो बचा हुआ जो रुपया होगा, वो आपका प्राथमिक घाटा कहलाएगा। यानी कि 200 जो रुपये होगा, वो आपका प्राथमिक घाटा कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, हमारा एक और है आपका शून्य आधारित बजट।
शून्य आधारित बजट को हम जीरो बेस्ड बजट भी कहते हैं। अब शून्य आधारित बजट क्या होता है दोस्तों, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप सभी लोग अपने आप आप लोग अपने घर में कुछ गेम खेलते होगे, चाहे आपका कैरम हो, चाहे आपका चेस हो, या कुछ भी हो दोस्तों, चाहे लूडो हो। अब जब आप अपने भाई या किसी के साथ खेलते हो, जब गेम जब आप गेम खेलते हो, तो आपको जब लगता है कि आप वो अपने भाई से हारने वाले हो, जब आपको लगता है कि अपन अपने भाई से हारने वाले हो, तो फिर आप उस गेम को बंद कर देते हो, या उसमें कुछ ना कुछ अपने, जैसे लूडो खेल रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ हिला के उसको बंद करने की कोशिश करते हो, तो फिर दोबारा से कहते हो कि अब फिर से शुरू करते हैं इसको, यानी कि फिर से, यानी कि जीरो से इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके का आपका शून्य आधारित बजट होता है, कि इसमें क्या होता है कि सरकार जितने भी रुपए खर्च कर रही होती है, फिर बाद में जब विचार करती है, बाद में फिर उसको विचार आता है कि फिर सोचती है कि फिर से अब अपना, यानी कि फिर से अब जितने भी आंकड़े हैं पिछली साल के या कि पिछली वर्ष के, तो उन आंकड़ों को छोड़ो, उनको भूल जाओ। अब फिर से शून्य शून्य से मानकर अब हम अपना नया बजट बनाते हैं। तो इस तरीके के बजट को हम शून्य आधारित बजट कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान के चलो, यहाँ पर सरकार ने 1,000 किलोमीटर का रोड बनवाना है। अब सरकार को 1,000 किलोमीटर का रोड बनवाना है, और इस पे आपके 1,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब 1,000 करोड़ खर्च हो गए, सरकार ने अब बनवा लिया, आपका 200 किलोमीटर रोड बनवा दिया, और यहाँ पर 300 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब सरकार को 300 करोड़ रुपए खर्च हो गए, बचे कितने, आपका 800 किलोमीटर रोड बच गया, और आपका 700 करोड़ रुपए बच गए। 700 करोड़ रुपए आपके यहाँ बच गए। अब वो कुछ दिनों के बाद अब वो कुछ दिनों के बाद सोचती है सरकार की, अब विचार करती है फिर से दोबारा से, कि ये जो बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ जो रोड है, और ये जो बचा हुआ जो रुपया है, अब इसी को फिर से दोबारा से इसको ये अब बजट मानते हैं, फिर से अब दोबारा से शून्य, यानी कि फिर से अब बजट, इसी को बजट मानते हैं। ये वाला जितना भी खर्च हुआ, कितना जितना बना है उसको सब भूल जाओ। अब यहाँ से फिर से स्टार्ट किया जाता है, तो फिर से जो दोबारा से शुरू सरकार काम करती है, वही आपका शून्य आधारित बजट कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। वही दोस्तों मैंने बताया आपको, यानी कि 1,000 करोड़ रुपए, यानी कि 1,000 किलोमीटर अगर रोड बनवाना है, हाईवे बनवाना, कुछ भी, और 1,000 करोड़ रुपए इस पे खर्चा करना है। और यानी कि इस साल, कोई साल मान लो आपका 2023 साल मान लो, और इस साल में आपका मान के चलो 200 किलोमीटर रोड बनेगा, और 300 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब सरकार ने कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से काम बंद कर दिया, कुछ वजह से काम बंद कर दिया, जो इसने 2023 में अपना जो भी जितना भी किया था, अब सरकार कहेगी जो हमने 2023 में जो भी कुछ किया था उसको अब भूल जाओ, अब फिर से विचार करते हैं, जो बचा हुआ है इसी पर विचार किया जाएगा। तो 2024 में जो विचार किया जा रहा है, यानी कि 800 किलोमीटर रोड पर बनवाने के लिए 700 करोड़ रुपए पर, तो इस पर जो विचार किया जा रहा है, यही आपका शून्य आधारित बजट होता है। इसको भूल जाती है सरकार, पिछले वर्ष में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर से नए सिरे से फिर से स्टार्ट करती है। तो वही आपका शून्य आधारित बजट होता है। वही पॉइंट लिखा है दोस्तों, पिछले वर्ष के आंकड़ों को शून्य मानकर नया बजट बनाना ही आपका जीरो बेस्ड बजट कहलाता है। और जीरो बेस्ड बजट के बारे में अगर बात करते हैं, तो यह दोस्तों, इसके जनक जो थे वो आपके यूएसए के एक अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम था पीटर फायर। पीटर फायर एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ही शून्य आधारित बजट पेश किया था यूएसए में। और सर्वप्रथम इनका जो प्रयोग किया गया था, इसका जो प्रथम प्रयोग हुआ था वो आपका यूएसए में हुआ था। वहाँ के राष्ट्रपति थे जिम्मी कार्टर, जो कि 1970 में इसको प्रयोग में किया गया था। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जो किया गया था, वो सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो जिम्मी कार्टर यूएसए के राष्ट्रपति थे, उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया था 1970 में। और यह जीरो बेस्ड बजट जो भारत में जो प्रयोग किया गया था इसका, वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह जो थे, 1986 से 87 में इन्होंने जीरो बेस्ड बजट भारत में प्रस्तुत किया था। भारत में इन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आए होंगे, जितने भी बजट हैं। अब दोस्तों हम कुछ अब नए नए पॉइंट के बारे में, आप कह सकते हो फिजिकल जो पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसी जो होती है, जिसे हम राजकोषीय
नीति कहते हैं। जो जितने भी दोस्तों बजट जो जो भी बजट बजट वगैरह बनाए जाते हैं, वो ध्यान में रखे जाते हैं, वो आपके राजकोषीय नीति के कुछ उद्देश्य होते हैं, उनको ही आप कह सकते हो केंद्र मानकर कुछ कुछ आपके उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। तो ये जो आपका राजकोषीय जो नीति होती है, ये आपका वित्त मंत्रालय बनाता है। इस राजकोषीय नीति को बजट नीति भी कहते हैं हम, बजट पॉलिसी भी कहते हैं। यह आपका वित्त मंत्रालय बनाता है। और जो वित्त मंत्रालय आपका जो होता है, वो आपका भारत सरकार का होता है। भारत सरकार का एक मंत्रालय होता है जिसे हम वित्त मंत्रालय कहते हैं। और इस राजकोषीय नीति के कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बैंकिंग में पढ़ा रहा था, जो मुद्रा मुद्रा मौद्रिक नीति जो थी, इसी तरीके से कुछ हमारी राजकोषीय नीति होती है, इनके कुछ उद्देश्य होते हैं। कि पहला तो उद्देश्य ये होता है कि मूल्य स्थिरता बनाए रखना, यानी कि दोस्तों कह सकते हो कि मूल्य स्थिरता, यानी कि जब महंगाई को कंट्रोल करके रखना, महंगाई बाजार में ज़्यादा नहीं हो, और आपकी जो मंदी भी है, मंदी को भी आप कंट्रोल रखना। जैसे कि दोस्तों प्राइस इसी को हम मूल्य स्थिरता कहते हैं। और अगर हम दोस्तों राजकोषीय नीति का पहला उद्देश्य ये हो गया कि आप महंगाई को कंट्रोल करके रखना है, और आपकी मंदी है यानी कि सस्तापन है, इसको भी कंट्रोल करके रखना है। और दूसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, अब महंगाई कैसे दोस्तों कंट्रोल हो जाएगी, आप सभी जानते हो। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा, टैक्स वगैरह को बढ़ाओगे घटाओगे, ये इस तरीके से आप मूल्य स्थिरताओं को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा जो उद्देश्य है राजकोषीय नीति का, वो आपका आर्थिक विकास है, यानी कि देश का विकास करना होता है। देश का किस तरीके से विकास किया जाए, वो आपका राजकोषीय नीति निर्धारण करती है। तीसरा पॉइंट है पूर्ण रोजगार दिलवाना। जो दोस्तों जो व्यक्ति हैं जो भी व्यक्ति हैं, उनको पूर्ण रोजगार दिया जाए, एक ये उद्देश्य होता है। और इसको दोस्तों इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ उपकरण दिए गए हैं। अगर इन उपकरणों से ही ये तीनों उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि आपके राजकोषीय नीति के उपकरण है। पहला जो उपकरण है दोस्तों, वो आपका कराधान है। कराधान के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यह दोस्तों आपका कराधान होता है, एक दोस्तों टैक्स होता है। कराधान आप कह सकते हो कि टैक्स का जो कराधान का मतलब आप कह सकते हो टैक्स का बढ़ाना और घटाना ही कराधान कहलाता है। बड़ा टैक्स का बढ़ाना और घटाना ही आपका कराधान कहलाता है। टैक्स जो होता है वो वित्त मंत्रालय आपका लगाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री टैक्स लगाती है। कराधान आप टैक्स जब लगा सकते हो जब सरकार को लगता है कि महंगाई, यानी कि कराधान टैक्स को हम मूल्य स्थिरता में प्रयोग कर सकते हैं, इस टूल्स को। जब सरकार को लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, तो वहाँ पर टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। और जब सरकार को ये लगता है कि मंदी मंदी बढ़ रही है, जब सरकार को लगता है कि देश के अंदर मंदी आ रही है, तो वो सरकार आपकी टैक्स को कम कर देती है। तो इस तरीके से मूल्य स्थिर बने रहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा जो टूल्स है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सार्वजनिक व्यय का मतलब होता है कि जो सरकार व्यय करती है, जो खर्चा करती है, सरकार के जो खर्चे होते हैं, वो आपके, यानी कि सरकार जो खर्चा करती है वो व्यक्ति लोगों के लिए ही करती है, जनता के लिए ही करती है, कि जिससे कि जनता को पूर्ण रोजगार मिलता रहे, और देश के अंदर उत्पादन भी होता रहे, जिससे कि देश हमारा विकसित होने हो विकास विकासशील बनता जाए, यानी विकसित होता जाए। तो इस तरीके से सार्वजनिक व्यय किया जाता है। और मैंने आपको बताया भी था, जो भी बजट में जो आपके बजट में क्या आता है, कि जो भी सरकार का आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है, यानी कि सरकार कहाँ पर कहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च करेगी, कहाँ पर नहीं खर्च करना है, इस तरीके के सभी आपके सार्वजनिक व्यय सरकार करती है। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, सार्वजनिक ऋण या आय। सार्वजनिक ऋण यानी सरकार जो भी लोन लेती है, वो भी लोन भी सरकार जनता के लिए, हित के लिए लेती है, कि देश के अंदर आर्थिक विकास होता रहे, लोगों को पूर्ण रोजगार मिलता रहे। तो इस तरीके से भी ये उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। चौथा जो टूल्स है वो आपका निवेश या विनिवेश करना। निवेश का मतलब होता है सरकार कुछ कई कंपनियों में अपना इन्वेस्ट करती है, जिससे कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती रहे,
और लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता रहे, लोग अपने उत्पादन उत्पादन करें चीज़ों का, कंपनियां बढ़ें, कंपनियों में इन्वेस्ट करें, कंपनियों को खोले। तो सरकार के ये सभी उद्देश्य रहते हैं जिसमें अब सरकार अपना इन्वेस्ट करती है। विनिवेश का मतलब होता है सरकारें यहाँ पर अपनी चीज़ों को बेच देती है, अपनी संपत्ति को बेच देती है, अपनी कंपनियों को बेच दे। ये सभी आपके राजकोषीय नीति के सभी टूल्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों हमारा बजट, जितने भी बजट में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जितने भी टॉपिक थे, वो आपके सभी मैंने क्लियर करवा दिए हैं। अब यहाँ से हम दोस्तों 5 ईयर प्लानिंग पढ़ेंगे। 5 ईयर प्लानिंग क्या होती है उसके बारे में आपको बताते हैं। 5 ईयर जो प्लान होता है उसको हम दोस्तों पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। इसे हम पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं, और इसको इकोनॉमिक भाषा में आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स भाषा में इसको आर्थिक नियोजन कहते हैं, और नियोजन का मतलब ही दोस्तों होता है योजना बनाना। सरकार यहाँ पर योजना बनाती है लोगों के विकास के लिए। चाहे आप दोस्तों आप कह सकते हो सरकार इस तरीके की योजना बनाकर चलती है, और सरकार का एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है कि इतने इतने टाइम तक हमको अपना टारगेट, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना है। जब दोस्तों सरकार चाहे आपका शिक्षा पर खर्च करे, चाहे शिक्षा को सुधारे, इसमें विकास करे, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित विकास करे, चाहे आपका कृषि से संबंधित विकास करे, तो सरकार का एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है, जिसको सरकार एक फिक्स टाइम में उसको अचीव करने की अचीव करने के लिए एक प्लानिंग बनाती है। तो इस तरीके से सरकार 5 5 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, इस तरीके से कुछ प्लानिंग को बना के चलती है। जैसे दोस्तों आप सभी, जैसे आप सभी लोग जो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कि कंपटीशन की जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, तो उसका उसका मेन लक्ष्य क्या होता है कि वो एग्जाम को पास कर ले। उसका एक लक्ष्य होता है। अब उसके लिए मेन चीज़ क्या है कि बच्चे के पास कम संसाधन होते हैं। इसके इसके पास बच्चे के पास, कोई भी बच्चा हो, मान के चलो कम संसाधन है। संसाधन में आप कह सकते हो कि आपके पास टाइम कम है, बुक्स लिमिटेड हैं, और आपके पास जैसे कि हमारा चैनल है, ये आपकी आपके शिक्षा के लिए बेस्ट है। और तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन जो कंटेंट है वो बहुत अनलिमिटेड है। कंटेंट अनलिमिटेड है इसलिए एक फिक्स टाइम, एक लिमिटेड टाइम में है हमारे पास, लिमिटेड बुक्स हैं, लिमिटेड चैनल हैं, तो इसलिए इन्हीं से एक फिक्स टाइम में हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। इसी तरीके से सरकार के पास भी दोस्तों क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, कम पैसे हैं, कम चीज़ें हैं, सीमित संसाधन है सरकार के पास, और उन सीमित संसाधनों से, और जनता बहुत सारी है, जनता की जितने भी समस्याएं, जितने भी दिक्कतें, उनको सरकार को पूरा करना होता है। उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी रहन सहन, उस सभी प्रकार की स्थितियों को पूरा करना होता है। तो ये सरकार का लक्ष्य होता है। चाहे दोस्तों आपके कृषि से संबंधित विकास करने हैं, चाहे उद्योगों से संबंधित विकास करने हैं, ये सभी सरकार की एक प्लानिंग होती है, एक कुछ टाइम के लिए, कितने टाइम में हमको ये अचीव करना है। तो ये सभी सरकार अपनी योजनाएं बनाती है, तो इस उन्हीं को हम दोस्तों नियोजन कहते हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं सरकार की, जो सरकार योजना बनाती है वो अपनी इन 5 सालों में हमें कितना प्राप्त करना है, देश का कितना विकास करना है, तो इसी के लिए 5 ईयर प्लानिंग लाई गई थी। अगर हम दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले, अगर हम दोस्तों सबसे पहले प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग बनाने वाला जो सबसे पहले जो देश था, जिसने सबसे पहले स्टार्ट किया था, वो आपका यूएसएसआर था। तो वही दोस्तों आर्थिक नियोजन, यानी कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको प्रारंभ करने वाला जो पहला देश था, वो आपका यूएसएसआर था, जिसे रूस कहते हैं, उसका पुराना नाम सोवियत संघ था। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं, यहाँ के एक लीडर थे, यूएसएसआर रूस के एक लीडर थे जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में 5 ईयर प्लान प्लान लागू किया था रूस में। और इन्होंने दोस्तों 1928 में ही रूस में 5 ईयर प्लान आपका लागू किया था। और दोस्तों आपकी जो रूस की जो आर्थिक जो व्यवस्था है, वो आपकी दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सरकार कुछ प्लानिंग बना के चलती है,
और किस तरीके से सरकार देश का विकास कर सके, किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इस तरीके से सरकार यहाँ जो सरकार के अंडर में जो काम किया जाता है वहाँ की अर्थव्यवस्था आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। इसलिए यहाँ इसको आर्थिक नियोजन को समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। ये आर्थिक नियोजन जो होती है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता होती है। तो दोस्तों क्योंकि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था से निकला हुआ एक प्लानिंग था, इसलिए इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता कहा जाता है। क्योंकि रूस भी एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का देश है। और भारत में जो दोस्तों आर्थिक नियोजन को जो कॉपी किया गया था वो आपका यूएसएसआर से किया गया है, यानी कि आर्थिक नियोजन को यूएसएसआर से लिया गया है। और आर्थिक नियोजन की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका समवर्ती सूची का एक विषय होता है जिसे हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, जो कि संविधान के 7वीं अनुसूची के अंदर कुछ सूचियां आती हैं। एक आपकी जो कि आपकी दोस्तों एक समवर्ती सूची होती है, राज्य सूची होती है आपके, और आपकी केंद्र सूची होती है। इस तरीके की कुछ सूची होती है, इन सूचियों में कुछ अलग अलग विषय आते हैं। तो हमारा जो आर्थिक नियोजन जो विषय आता है वो आपका समवर्ती सूची का एक विषय होता है, जो जिसमें केंद्र के अंदर और आपके राज्य के कुछ इसमें अधिकार होते हैं। यानी कुछ दोस्तों ये कह सकते हो आप दोस्तों आर्थिक नियोजन जो समवर्ती सूची का विषय होता है, और जितने भी समवर्ती सूची के विषय होते हैं वो आपके केंद्र सरकार का भी उस पर कंट्रोल रहता है और राज्य सरकार का भी कंट्रोल होता है। यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो यानी दोनों मिलकर यहाँ पर इन पर किसी समवर्ती सूची के विषयों पर अपना कानून बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट सभी के सभी समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोबारा से भी इस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। और दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं 1 से लेके स्टार्ट करेंगे। और बने रहें दोस्तों हमारे चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।